हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th हिस्ट्री कंपार्टमेंट बूस्टर सीरीज पार्ट 6। इस पार्ट में हम आपके लिए टॉपिक कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 को। इन जस्ट 20 मिनट्स में आपको चैप्टर नंबर 5 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी। अगर आपके वो एग्जाम में आ गए तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चंस को लिख पाएंगे। तो अगर हिस्ट्री में होना है पास तो आज ही सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मेरे चैनल को, दैट इज हिस्ट्री विद प्रीत। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्लास 12th हिस्ट्री कंपार्टमेंट बूस्टर सीरीज। तो हमारा टॉपिक है, देखिए चैप्टर नंबर 5 में मैं आपको चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले 3 लोगों के बारे में, सिर्फ 3 लोगों के बारे में फ्रेंड्स। 3 लोग कौन कौन से हैं? तो 3 लोग हैं अल-बिरूनी पहला, दूसरा है इब्न बतूता, यस फ्रेंड्स इट्स इब्न बतूता, और तीसरा है हमारा फ्रेंकोइस बर्नियर, यस फ्रेंकोइस बर्नियर। तो पूरा चैप्टर इन तीनों ट्रैवलर्स की स्टोरी पे बेस्ड है। थोड़ा बहुत भी अगर कभी पढ़ा हो तो आपने सुना होगा कि चैप्टर नंबर 5 में 3 ट्रैवलर्स के बारे में। वो 3 ट्रैवलर्स जब इंडिया आए तो उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर बुक्स लिखी हैं, उन बुक्स में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और यही सेम चीज़ आपका सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। तो मतलब चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रेंकोइस बर्नियर। इन तीनों की अपनी अलग अलग स्टोरी है। तीनों ने इंडिया में आके अपनी बुक्स लिखी हैं और उस बुक्स के बारे में हमें पढ़ना है आज। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक है अल-बिरूनी। तो अल-बिरूनी और उसने बुक कौन सी लिखी है? उसने बुक लिखी है किताबुल हिंद। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों चीज़ें एक साथ लिंक कर दी कि अल-बिरूनी कौन है? हमारा ट्रैवलर। और उसने कौन सी बुक लिखी है? उसने बुक लिखी है किताबुल हिंद। ठीक है। तो अल-बिरूनी बॉर्न हुए थे 973 में ख्वाजीरम में, जो आज का उज्बेकिस्तान है। तो अल-बिरूनी ने जिस बुक के बारे में लिखा है बेटा, उस बुक का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद बुक अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है और उस बुक में 80 चैप्टर्स हैं बेटा, यस उस बुक में 80 चैप्टर्स हैं। और कैन यू बिलीव उसने टॉपिक कौन कौन से लिए हैं? तो हमारे इंडिया के ही टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, जैसे हमारा रिलीजन, हमारी एस्ट्रोनॉमी, हमारा फेस्टिवल, हमारे मैनर्स, हमारे कस्टम्स, लाइफ मेजर एवरीथिंग। तो किताबुल हिंद जो बुक है उसमें 80 चैप्टर्स हैं और इन टॉपिक्स को कवर किया है। हर एक चैप्टर में डिटेल समरी दी गई है इंडिया के लोगों की, और उसके बाद अल-बिरूनी जिस जगह से आया था उज्बेकिस्तान, वहाँ की, दोनों को कंपेयर किया गया है, दोनों का कंक्लूजन दिया गया है। तो इसका मतलब किताबुल हिंद एक ऐसी बुक है जो हमें उस टाइम पीरियड में जब हमारे यहाँ पर अल-बिरूनी जी आए थे उनके बारे की इंफॉर्मेशन हमें बताती है। तो इसीलिए हमने आज इस टॉपिक को कवर किया है। ठीक है। अब देखिए अल-बिरूनी पे अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन है, यस फ्रेंड्स सिर्फ यही क्वेश्चन है अल-बिरूनी में। अगर जो बोर्ड में टॉपिक सीबीएसई देती है अल-बिरूनी के ऊपर तो आपको ये क्वेश्चन है जो पढ़ के जाना है। अब क्या है वो क्वेश्चन? अल-बिरूनी जी जब इंडिया आए तो इंडिया में उन्होंने बेटा कास्ट सिस्टम देखा। अब कास्ट सिस्टम क्या होता है मैडम? तो ये आपको थोड़ा बहुत पता ही है, आप इंडिया के ही लोग हो तो आपको पता होना चाहिए कास्ट सिस्टम क्या है। कास्ट सिस्टम वही लोग हैं बेटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद है ना, 4 जातियों में हम बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अल-बिरूनी जब इंडिया आए तो अल-बिरूनी ने हमारे यहाँ पे ये कास्ट सिस्टम देखा। अल-बिरूनी इस कास्ट सिस्टम को देखे ना बेटा थोड़े हैरान हुए। क्यों? रियलिटी में तो उन्होंने सब जगह कास्ट सिस्टम देखा है। अल-बिरूनी कहते हैं कि जब मैं रोमन गया, मैं वर्ड गया, मैं कहीं पर भी गया, इवन हर जगह मैंने कास्ट सिस्टम देखा है, चाहे वो अलग अलग नाम से हो। नाम याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड्स, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे क्या नाम देखे उन्होंने कैटेगरीज में? नाइट्स, प्रिंस, मॉन्क्स, फायर, प्रीस्ट, लॉयर्स, फिजिशियन, मतलब कैटेगरी इन इन नाम में बटी हुई है। लेकिन जब वो इंडिया आए तो इंडिया में कौन से हैं जो मैंने आपको अभी बताए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो कहते हैं इंडिया में सोशल डिवीज़न होना कोई यूनिक नहीं है। नॉर्मल सी बात थी कि ठीक है लोग जातियों में बटे हुए हैं, सोशल डिवीज़न में बटे हुए हैं। बट जिस कंट्री से मैं आया हूँ, मतलब इस्लाम को जो वो फॉलो करते हैं, इस्लाम में सब मेंस को इक्वल ट्रीट किया जाता है बेटा, ये वो कहते हैं। तो अल-बिरूनी कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण्स के बताए गए इन कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, बट उन्हें क्या फील हुआ अब से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अल-बिरूनी कहते हैं ये है नोशन ऑफ पॉल्यूशन। मतलब इंडिया में कास्ट सिस्टम उन्होंने पॉल्यूशन से कंपेयर किया है कि यहाँ कास्ट सिस्टम का होना मतलब वो इम्प्योरिटी फैला रहा है।
वो अच्छा नहीं कर रहा। जो इंडिया की ओरिजिनल कंडीशन है, प्योरिटी, जो इंडिया के लोग इतने अच्छे हैं, कास्ट सिस्टम के नाम पे वो आपस में बटे हुए हैं। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा लोग उस टाइम पीरियड में इंडिया में फॉलो करते थे। तो देखो, अलबिरूनी जी ने एक लाइन बोली है आप सबके लिए, इसको देखना ज़रूरी है, सीबीएसई में आए तो ज़रूर लिखिएगा। जैसे सन क्लीन्स करता है एयर को, जैसे सन क्लीन करता है एयर को, जैसे सॉल्ट जब सी में होता है तो वाटर को पोल्यूट होने से बचाता है, ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ इस अर्थ पे हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो सोशल कैटेगरी का पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन को ख़त्म किया जाए। बात समझे? तो वो आपको कंपेयर करके बता रहे हैं। जैसे अगर सूरज ना निकले तो लाइफ इम्पॉसिबल है, अगर समुद्र का पानी खारा ना हो तो वहाँ के लोगों, जो जीव जंतु हैं बेटा समुद्र के, उनके लिए लाइफ इम्पॉसिबल है। ऐसे ही अगर आप अपने अर्थ पे रहना चाहते हैं, आप इंडिया में रहना चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही उन्हें खराबी लगी, क्या है? यहाँ का कास्ट सिस्टम। वो कह रहे हैं यहाँ रहने के लिए यहाँ के कास्ट सिस्टम को ओवर करो। जब आप यहाँ का कास्ट सिस्टम ख़त्म कर दोगे तो इंडिया से अच्छी कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी लाइन लिखी है कि कास्ट सिस्टम हमारे नेचर के अगेंस्ट है। क्यों बेटा? क्योंकि गॉड ने हम सबको इक्वल बनाया है ना। जाति में, इनमें भेदभाव करना तो सब चीज़ें बाद में आई हैं। तो इसलिए वो चाहते थे कि कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाए। देखिए बस टॉपिक यहीं पे ओवर होता है। किसका टॉपिक यहीं पे ओवर होता है? हमारे अलबिरूनी जी का। अलबिरूनी बिरूनी का टॉपिक बस यहीं ख़त्म होता है। देखिए मैंने आपको हार्डली 5-10 मिनट्स में ही टॉपिक करा दिया। अलबिरूनी की बुक का नाम क्या है बेटा? रिवाइज करते हैं। अलबिरूनी की बुक का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में कितने चैप्टर्स हैं? 80 चैप्टर हैं मैडम। उसके बाद अलबिरूनी ने इंडिया में आके किस पे कमेंट किया है बेटा? तो आप बोलेंगे आंसर है, अलबिरूनी ने मैडम कमेंट किया है कास्ट सिस्टम पे। कास्ट सिस्टम को उन्होंने किससे कंपेयर किया है बेटा? तो आप आंसर देंगे कास्ट सिस्टम को यहाँ के पॉल्यूशन से कंपेयर किया। और उसके बाद अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप इजीली लिख देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इब्न बतूता। यस फ्रेंड्स, इब्न बतूता। इब्न बतूता हमारे यहाँ पे आए इंडिया में दूसरे ट्रैवलर हैं जिसके बारे में एनसीईआरटी लिखता है। इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है? तो बेटा इब्न बतूता की बुक का नाम है रिहला। मैं बुक के नाम इसलिए याद करा रही हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम अगर सिंपल इजी बनेगा तो एटलीस्ट मेरे बच्चों को इतना पता हो कि कौन से ट्रैवलर ने कौन सी बुक लिखी है और वो अपने एमसीक्यू भी ठीक कर पाएँ। तो इब्न बतूता ने बुक लिखी है रियला। और एक और एमसीक्यू बता दूं यहीं पे, इब्न बतूता को जिस नाम से जाना जाता था वो नाम है ग्लोब टॉटरर। यस फ्रेंड्स, ग्लोब टॉटरर। अब मैडम ग्लोब टॉटरर क्यों? क्योंकि बेटा इब्न बतूता ने अपनी लाइफ में 30 ईयर्स, ज़िंदगी के 30 साल, समझ सकते हैं, ज़िंदगी के 30 ईयर्स सिर्फ क्या किया है? ट्रैवलिंग। मतलब सोचो आप घर से निकल जाओ और पूरा वर्ल्ड घूम घूम के 30 साल बाद अपने घर वापस आओ। तो ऐसा इंसान कौन था? वो थे इब्न बतूता। इब्न बतूता इसलिए कहलाते हैं ग्लोब टॉटरर और वो अपनी बुक लिखते हैं रिहला। अब इब्न बतूता कहाँ से आए थे मैडम? जैसे मैंने बताया अलबिरूनी ख्वाजीराम उज्बेकिस्तान के थे, वैसे ही आपको पता होना चाहिए हमारे इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। बहुत रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। इस्लामिक रिलीजन को मानने वाले यही इब्न बतूता भी इस्लाम रिलीजन को मानते थे और बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो एमसीक्यू बता दिए मैंने आपको 3। इब्न बतूता की बुक का नाम रिहला। इब्न बतूता नोन एज ग्लोब टॉटरर। इब्न बतूता कहाँ से बिलोंग करते थे? मोरक्को। अब आगे चलते हैं बेटा। इब्न बतूता को बेटा इतनी ट्रैवलिंग पसंद थी, इतनी ट्रैवलिंग पसंद थी कि 30 ईयर्स तो उन्होंने ट्रैवलिंग करी। देखो इंडिया आने से पहले ये याद रहता तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है ये वाला पेज। इंडिया आने से पहले वो मक्का गए। मक्का से पहले वो सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, ईस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका और इतनी सब जगह घूम के फाइनली 1333 में वो सिंध पहुँचे। वही आपका पंजाब वाला सिंध। तब उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था कि दिल्ली में कौन रूल कर रहा है बेटा? उस समय दिल्ली में रूल कर रहे हैं हमारे राजा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के पास उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन भेजी। किसने बेटा? इब्न बतूता ने अपने सारी जो लिखी गई, पढ़ी हुई, उनकी जितनी भी स्कॉलरशिप थी, सब चीज़ें थी, वो उन्होंने भेजी मोहम्मद बिन तुगलक के पास ताकि मोहम्मद बिन तुगलक मुझे नौकरी पे रख लें। समझ रहे हो? तो ऐसे ही हुआ बेटा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनसे खुश हुए और उन्हें नौकरी पे रख लिया और दिल्ली में काजी
की नौकरी दे दी उन्हें। इसका मतलब दिल्ली में जब राजा का सुल्तान जो है हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, उसके दरबार में उसके कोर्ट में काजी बन के आए कौन, इब्न बतूता। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इब्न बतूता इंडिया कैसे आए। नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वाला पेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि इब्न बतूता ने बुक लिखी लिहला। इब्न बतूता ग्लोब ट्रॉटर थे। इब्न बतूता इंडिया जब आए तो यहाँ पे दिल्ली में रूल कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली में काजी की जॉब दे दी। समझ आया बेटा। वीडियो अगर एक बार में ना समझ आए कोई इशू नहीं है, घबराना नहीं है। पेपर को थोड़े ही दिन बाकी हैं, बट बी रिलैक्स। जितनी वीडियो बनती जा रही हैं, जितनी वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ है। आप इन वीडियो को करते चलो, डैम श्योर आप पास हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देखिए ताकि आपके टॉपिक्स क्लियर हों। अब आपको पढ़ना है कि इब्न बतूता ने क्या देखा इंडिया में। जैसे मैंने आपको बताया, अल बिरूनी जब इंडिया आए तो उन्होंने कास्ट सिस्टम पे फोकस किया। तो जब इब्न बतूता इंडिया आए तो उन्होंने क्या देखा, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। इब्न बतूता ने ये 3 चीज़ें देखी हैं बस। देखी मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बस ये 3 चीज़ें देख के वो एक्साइटेड हो गए। अरे ये क्या होता है, समझ रहे हो ना। उन्होंने कभी ये देखी थी क्या, उन्होंने कभी कोकोनट नहीं देखा बेटा। वही कोकोनट जो आप खाते हैं, जो बाहर से ब्राउन कलर का होता है और अंदर से वाइट कलर का होता है, वही कोकोनट। इब्न बतूता ने कभी पान नहीं खाया था यहाँ पे, मतलब देखा नहीं कि वाह पान खा रहे हैं लोग, पत्ते को भी खाते हैं यहाँ पे। इब्न बतूता ने यहाँ पे पहली बार इंडियन की सिटीज़ देखी। उस इंडियन सिटीज़ में सबसे फेमस उन्होंने जिस बारे में बोला है बेटा वो दिल्ली है। दिल्ली की मार्केट से ये इतना खुश हो गए कि उसके बारे में पूरी बुक लिख दी। और दिल्ली का मार्केट के बाद यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम, उस ज़माने में मोहम्मद बिन तुगलक का कम्युनिकेशन सिस्टम A1 था। अपने स्पाई छोड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन महीन्स में नहीं, सिर्फ वीक्स और डेज़ में एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। तो इब्न बतूता एक्साइटेड बाय वॉचिंग दीज 3 थिंग्स। तो अगर इब्न बतूता पे क्वेश्चन आए तो वो यही पूछते हैं ज़्यादातर। तो देखिए इब्न बतूता यहाँ ख़त्म होता है। तो मैंने इब्न बतूता की बस 3 स्लाइड्स पढ़ाई हैं आपको, और यही इसी में से क्वेश्चन आएगा बेटा, इसी में से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। इब्न बतूता की बुक रिहाला। इब्न बतूता कैसे कैसे इंडिया पहुँचे पूरी स्टोरी सुनाई। फिर मैंने आपको बताया इब्न बतूता ने कौन सी 3 चीज़ें इंडिया में देखी जो कि उनके लिए अनफेमिलियर थी। दैट्स इट। अब बात करते हैं लास्ट अपने ट्रैवलर की, जिस ट्रैवलर का नाम है फ्रैंकोइस बर्नियर। यस फ्रेंड्स, फ्रैंकोइस बर्नियर। अब देखो ये तो नाम से ही समझ आ रहा है फ्रैंकोइस, इसका मतलब ये कहाँ से आए होंगे, ऑफ कोर्स ये आए थे फ्रांस से। अब आप कहेंगे कि मैडम अल बिरूनी की बुक का नाम हमें याद हो गया, किताबुल हिंद। इब्न बतूता की बुक का नाम मैडम याद हो गया, रिहला। तो फ्रैंकोइस बर्नियर की बुक का नाम क्या है, तो बेटा फ्रैंकोइस बुक का नाम ये है क्या, ट्रैवलर इन दी मुगल एम्पायर। ये क्यों नाम है मैडम, क्योंकि फ्रैंकोइस बर्नियर खुद तो आए थे फ्रांस से, लेकिन जब वो इंडिया आए तो इंडिया में रूल कर रहे थे हमारे मुगल्स। तो उन्होंने अपनी बुक का नाम भी यही रख दिया, ट्रैवल इन दी मुगल एम्पायर। समझ रहे हो बेटा। अब इस बुक में क्या लिखा है मैडम उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया अल बिरूनी ने अपनी बुक में कास्ट सिस्टम लिखा और छोटे मोटे 80 टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको पढ़ाए है ना। इब्न बतूता ने वो ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी। अब फ्रैंकोइस बर्नियर ने क्या लिखा है मैडम, फ्रैंकोइस बर्नियर ने ईस्ट और वेस्ट को ही कंपेयर करते रह गए ये तो बस। अब इसका मतलब क्या है भाई, ईस्ट और वेस्ट भाई, ईस्ट मतलब इंडिया, यहाँ पर मतलब हमारी कंट्री, और वेस्ट मतलब बाहर का यूरोप, पूरा का पूरा फ्रांस। तो फ्रैंकोइस बर्नियर जी जब इंडिया आए तो जो भी चीज़ें बेटा ये इंडिया में देखते थे, उस समय फ्रांस में राजा था लुईस 14, वो सब चीज़ें लुईस 14 को लेटर की फॉर्म में लिख के भेजते रहते थे कि मैंने इंडिया में ये सब चीज़ें देखी, मैंने इंडिया में ये चीज़ें देखी। प्रॉपर उसके लेटर फॉर्म करते थे और अपने राजा को भेजते थे। इट मीन्स दे ऑलरेडी कंपेयर्ड ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट मतलब इंडिया को हमेशा कंपेयर करते थे वेस्टर्न कंट्री से कि इंडिया में सो ऐसे होता है, वेस्ट कंट्री तो इतनी अच्छी है, इंडिया में तो ये सब चीज़ें ऐसे बेकार से होती हैं, वेस्टर्न कंट्री में तो ये सब चीज़ें अच्छे से होती हैं। अब आप कहोगे मैडम किन चीज़ों पे बात कर रहे हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, तो आपको नेक्स्ट पेज पे एक टॉपिक पढ़ाती हूँ। इतना समझ गए। फ्रैंकोइस बर्नियर की बुक का नाम क्या है, ट्रैवल इन दी मुगल एम्पायर। इन्होंने क्या किया है बुक में, इन्होंने बुक में ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर किया है बेटा। अब देखिए
क्या बातें हैं जिस पे क्वेश्चन आता है। तो फ्रैंकोइस बर्नियर के पॉइंट पे अगर क्वेश्चन आया बेटा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप। आप कमेंट कीजिए, मुझे जो प्रॉब्लम है मुझे बताइए, कोई डाउट है मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मुझे कमेंट करिए। मेरे को 2-4 बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे बात करते हैं और मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। 2-4 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली मुझे मैसेज और कमेंट करते हैं, चाहे इंस्टा पे चाहे यूट्यूब पे, ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। तो बेटा अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर आपको हिस्ट्री के कंपार्टमेंट में होना है पास, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर मैसेज और कमेंट करें। मैं आपके पूरी हेल्प करूँगी जितना कर सकती हूँ और आपके लिए न्यू और ऐसी वीडियोस लाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करें। तो अपने लास्ट टॉपिक को करते हैं आज, द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप। तो मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि फ्रैंकोइस बर्नियर जो है उनकी बुक थी ट्रैवल इन दी मुगल एम्पायर, उसमें उन्होंने ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर किया। अब उस ईस्ट और वेस्ट का क्या मतलब है मैडम, और ये लैंड ओनरशिप क्या है। तो बहुत इजी टॉपिक है, देखो एक नॉर्मल सी बात से आपको समझाते हैं। ये आपकी ज़मीन है और ये आपने ज़मीन रेंट पे ली हुई है, ठीक है बेटा। ये कहानी सुनो, बहुत अच्छी कहानी है, इससे सब समझ आ जाएगा। ये आपकी खुद की लैंड है बेटा, आपकी अपनी प्राइवेट लैंड है, और ये आपने लैंड रेंट पे ली हुई है जमींदार से, मान लो। अब आप खुद सोचो, अब आप इस वाली लैंड पे बहुत मेहनत करोगे, इस वाली लैंड पे पैसा लगाओगे, मनी लगाओगे, फर्टिलाइज़र लगाओगे, ट्रैक्टर खरीदोगे, हर चीज़ खरीदोगे। क्यों खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है ये तो मेरी प्राइवेट लैंड है। ये लैंड आज नहीं तो और 20 साल बाद 30 साल बाद मेरे साथ ही रहनी है, मेरे बच्चे इस लैंड पे काम करेंगे, जितना फ़ायदा होगा आपको होगा, प्रोडक्शन आपकी अच्छी होगी, प्रॉफिट आपको अच्छा मिलेगा, हर चीज़ आपकी बेनिफिट होगी। तो अगर आपको बेनिफिट होगा तो इससे हमारी कंट्री को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जी जान से मेहनत करोगे और उससे अच्छा प्रोडक्शन होगा, उससे हमारी कंट्री में अच्छे फूड आएगा, हमारे पास अच्छा खाना आएगा। अब बात करते हैं रेंट की। आप रेंट पे ज़मीन लेके बैठे हुए हो, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करते हो, आपको सिर्फ दिहाड़ी मिल जाती है। समझ लो, यहाँ पे रेंट का मतलब ये है कि आप दिहाड़ी मजदूर हो, है ना। आपको रेंट पे मजदूरी मिल जाती है अपनी, और बाकी कुछ फ़ायदा हो चाहे ना हो वो सब राजा का या ज़मींदार का। ना तो आप बेटा फर्टिलाइज़र खरीदोगे, ना बेटा आप ट्रैक्टर खरीदोगे, ना आप एसेट्स खरीदोगे, ना कोई एफर्ट करोगे। क्यों नहीं करोगे भाई, मैडम हम क्यों करें, ये ज़मीन हमारी थोड़ी है। समझ रहे हो भाई, आप कहोगे ये ज़मीन मेरी थोड़ी है, ये ज़मीन मेरे बच्चों के पास थोड़ी जाएगी, मैं इस पर पैसा क्यों लगाऊं, नॉर्मल सी बात। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ इस कहानी के थ्रू, कि जब तक लैंड ओनरशिप पे क्वेश्चन है, यहाँ पे लैंड ओनरशिप का मतलब यही है बेटा, लैंड ओनरशिप मतलब स्टेट की लैंड है या प्राइवेट लैंड है। तो इंडिया में ना उस समय सारी लैंड स्टेट की थी, समझ रहे हो, सब कुछ मुगल्स का था, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं क्राउन ओनरशिप। जो राजा सीट पे बैठेगा सारी की सारी लैंड उसी राजा की होगी। तो बाकी तो सब मजदूर हो गए ना बेटा, हम तो सिर्फ मजदूरी करेंगे, उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो तो राजा का होगा, जो भी पैसा कमाएगा वो तो राजा कमाएगा, एक्स्ट्रा भी हो गया तो भी राजा। तो लोग क्या करते थे, ज़्यादा एफर्ट नहीं करते थे इंडिया में कि हमें क्या करना, जिसकी वजह से लैंड अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं करती थी, आपके पास अच्छे फ्रूट ग्रेन्स नहीं आते थे, आपके पास अच्छे फूड नहीं होगा तो मार्केट में अच्छी वीट नहीं होगी, मार्केट में अच्छी वीट नहीं होगी तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा। तो ये पूरी की पूरी चेन है। देखो, बिकॉज ऑफ लैंड जो है वो क्राउन के नाम पे है, इसलिए आपकी इनकम भी ज़ीरो, आप अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे, तो समझो उस कंट्री की इनकम भी ज़ीरो, आपकी प्रोडक्शन नहीं हुई, लोगों के पास खाना नहीं मिला, भूखमरी हो गई, हंगर हो गया। इसीलिए कहा जाता है जिस समय फ्रैंकोइस बर्नियर इंडिया आए उन्होंने देखा क्राउन ओनरशिप यहाँ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। इसी क्राउन ओनरशिप की वजह से इंडिया के लोग भूखे रहते थे, माल न्यूट्रिशन का शिकार थे, समझ लो भूखमरी का शिकार, फ्लड आता रहता था हर थोड़े टाइम बाद, इरिगेशन कुछ नहीं है, सिर्फ मानसून पे डिपेंड है, मतलब किसानों की वर्स्ट से वर्स्ट हालत, और आसपास जो बाकी विलेजर्स रह रहे हैं वो बेचारे भूख से ही मरते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में सबसे बड़ी गलती है लैंड ओनरशिप की,
मतलब ज़मीन किसके नाम है, ज़मीन का मालिक कौन है। तो इंडिया में ज़मीन का मालिक क्राउन था। क्राउन मतलब वो राजा जो सीट पे बैठेगा। तो इसलिए इंडिया की इतनी वर्स्ट हालत थी। लेकिन अगर फ्रांस की बात करते हैं, अगर बेटा हम फ्रांस की बात करते हैं, तो बर्नियर कहते हैं कि फ्रांस में तो ये सब कुछ नहीं था। फ्रांस में जो भी हमारा वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप में क्या था, वेस्टर्न यूरोप में प्राइवेट ओनरशिप थी बेटा। प्राइवेट ओनरशिप जैसे मैंने आपको बताया, आपकी ज़मीन है, अगर प्राइवेट ओनरशिप होगी तो प्राइवेट ओनरशिप पे आप खुद मनी लगाओगे, पैसा लगाओगे, एसेट्स लगाओगे, आपकी खुद की इनकम बढ़ेगी, आप अच्छे से फूड ग्रो करोगे, वो सारा पैसा कंट्री में आएगा, फूड कंट्री में आएगा, फूड की कभी शॉर्टेज नहीं होगी, सारे एफर्ट्स कर दोगे, सारे एसेट्स लगा दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी खुद की ज़मीन है। इससे धीरे धीरे अपने आप इकनॉमी अच्छी होगी, कंट्री अच्छी होगी और कंट्री डेवलप करेगी। तो यही बात बर्नियर कहते हैं। बर्नियर कहते हैं कि मुग़ल एम्पायर बिल्कुल वर्स्ट एम्पायर है। देखो क्या लिखा है, मुग़ल एम्पायर द किंग वाज द किंग ऑफ बैगर्स। यहाँ के लोग भी भिखारी हैं और यहाँ का राजा भी। ये बेटा एनसीईआरटी में लिखी है लाइन। यहाँ की सिटीज़ और टाउन्स बिल्कुल बेकार, इल एयर, पॉल्यूटेड एयर, कंटामिनेटेड एयर, पानी यहाँ का बेकार, फील्ड्स यहाँ की बेकार, यहाँ पे बुशेज उगते हैं, कभी भी खाना नहीं उगता। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ वन रीज़न, दैट इज़ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। तो वो सबसे बड़ी गलती बताता है कि यहाँ की गलती क्या है, कि यहाँ पे लैंड किसकी थी, क्राउन की। क्योंकि जिस समय मुगल्स थे उस समय सारी ज़मीन क्राउन के नाम होती थी, तो वो क्राउन ओनरशिप थी। तो वही सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से इंडिया की कंडीशन इतनी वर्स्ट थी। तो बेटा अगर क्वेश्चन आया तो बर्नियर का यही क्वेश्चन आता है बार बार पेपर में, 3 नंबर में। 3 नंबर का क्वेश्चन आए, अब 1 नंबर का क्वेश्चन आए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। बस मैंने आपको ये पढ़ा दिया। इसके अलावा एनसीईआरटी में चैप्टर 5 में और कुछ बेटा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। इतना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को 2-4 बार देखिए। कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, है ना। और लास्ट टॉपिक अब सॉरी रह गया है, वो है वुमेन स्लेव्स और सती। अब ये वुमेन क्या है मैडम, तो वुमेन बहुत इजी सा टॉपिक है। वुमेन में ना 2 लोगों ने बोला है बेटा, ये भी एनसीईआरटी का टॉपिक है। वुमेन में 2 लोगों ने बोला है, एक इब्न बतूता ने बोला है बेटा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पर बोला है हमारे फ्रेंकोइस बर्नियर जी ने। किसने बोला है? फ्रेंकोइस बर्नियर। मतलब अगर कल को वुमेन का टॉपिक आता है तो वुमेन के टॉपिक में इब्न बतूता कमेंट कर रहे हैं और एक फ्रेंकोइस बर्नियर कमेंट कर रहे हैं। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें भी। इब्न बतूता क्या कहते हैं, इब्न बतूता ने बोला है कि इन दिल्ली में उसने वुमेन को स्लेव्स की तरह बिकते हुए देखा है। बताओ, तो क्वेश्चन आ सकता है, कंडीशंस बताओ इंडिया में वुमेन्स की क्या थी जिस समय हमारे इब्न बतूता जी और फ्रेंकोइस बर्नियर जी इंडिया आए। तो इब्न बतूता ने क्या बोला है बेटा, याद रखना। इब्न बतूता ने बोला है कि मैंने खुद स्लेव्स खरीदे हैं, मैंने खुद यहाँ पे स्लेव्स खरीदी हैं, खुद मोहम्मद बिन तुगलक को और मुल्तान के राजा को खुद गिफ्ट करी हैं। मतलब यहाँ पे स्लेव्स आम नॉर्मल मार्केट में, समझ रहे हो आप, कूलर पंखे की तरह बिकती थी, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। तो वो कह रहा है वुमेन की कंडीशन देखो, यहाँ पे वुमेन एज अ स्लेव्स बिक रही हैं। ठीक है, लोग उनसे काम कराते थे, घर का काम कराते थे, राजा अपने यहाँ पे दरबारियों की तरह काम कराता था। तो ये तो हो गया वुमेन स्लेव्स। अब फ्रेंकोइस बर्नियर ने क्या बोला है, फ्रेंकोइस बर्नियर ने वुमेन्स के लिए बोला है सती। क्योंकि जब बर्नियर जी आए तो बर्नियर जी ने सती प्रथा देखी इंडिया में। अब सती प्रथा क्या होती है तो आपने कभी सुनी होगी, जब बचपन में ही या कभी भी किसी विडो की डेथ हो जाती है, मतलब सॉरी गलत लाइन बोलती बेटा, जब किसी फीमेल में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड की डेथ के साथ उस फीमेल को भी उसी चिता पे साथ में जला देते हैं, तो उसे सती प्रथा कहते हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने। तो फ्रेंकोइस बर्नियर ने इंडिया में सती प्रथा देखी तो उसने इंडिया की और बुराई करी। पहले भी वो देखो बुराई कर रहे थे कि इंडिया में तो वुमेन की कंडीशन बिल्कुल वर्स्ट है, बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट है। भाई यहाँ पे तो इंटेंशनली वुमेन को फोर्स किया जाता है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड की डेथ होगी तो जाओ, तुम भी मरो, तुम भी चिता पे साथ में बैठो। तो हमारे इब्न बतूता ने वुमेन के लिए बोला है एज अ स्लेव्स, और फ्रेंकोइस बर्नियर के लिए बोला है, मतलब फ्रेंकोइस बर्नियर ने वुमेन के लिए क्या बोला है, एज अ सती। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंप्लीट हो गया होगा। अभी हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। कल दोबारा मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आएंगे, चैप्टर 6, जिसमें से डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा। मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना।
पूरे जितने मेरे चैप्टर सीरीज़ जा रही हैं वो आपके लिए बनाई जा रही हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है आप उसमें अच्छे से पास हो सको। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करना, मेरे को कमेंट करना मत भूलना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यही सब्सक्राइब, यही लाइक्स बेटा मुझे मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू सो मच।